नमस्कार, सवेरा इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां यूपी पुलिस ने अलकायदा के 2 कथित आतंकी मिनाज अहमद और नसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये कथित आतंकी अपने साथियों के साथ 15 अगस्त से पहले यूपी के कई शहरों में धमाके करने की साजिश रच रहे थे। इसके लिए काफी हथियार और विस्फोटक भी इन्होंने जमा कर रखे थे। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। वहीं बीजेपी ने सपा पर पलटवार किया है। तो आने वाले वक्त में हम जानते हैं, कुछ ही वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले इस तरह की जो गिरफ्तारियां हुई है उस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, वहीं सपा पर पलटवार बीजेपी ने किया है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। हम समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद कर सकते हैं, जो उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो इन्हें आतंकियों पर भरोसा है। क्योंकि जब ये सरकार में आते हैं तो ये कहते हैं कि ये इनोसेंट हैं, इन पर से हम मुकदमे हटा लेंगे। तो समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद की जा सकती है। तो यहाँ पर सियासत साफ तौर पर चल रही है। और बिहार की बात करते हैं, जहां दरभंगा में एनआईए की 7 सदस्यों की टीम पहुंची। पार्सल ब्लास्ट से जुड़े गवाहों का बयान जो है एनआईए दर्ज कर रही है और इससे पहले 25 जून को एनआईए की टीम जांच के लिए पहुंची थी। 17 जून को पार्सल में रखी एक शीशी में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद से एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तेल के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे हैं उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे तो तेल की कीमतों का विरोध करने के लिए थे, लेकिन आपस में ही यहां पर वो भिड़ गए। बताया जा रहा है कि पूर्व महानगर अध्यक्ष रिजवान कुरैशी और नए बने जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद और उनके समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। किसी तरह सबको अलग किया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पलिया और गोधरा गांव में पुलिस वालों की ओर से कथित बर्बरता का मामला सामने आया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने अनुसूचित जाति महापंचायत बुलाई, जिसमें पुलिस उत्पीड़न के विरोध में प्रदेश भर में आंदोलन की बात कही गई है। दरअसल पिछले मंगलवार को पलिया गांव में कुछ लड़कों की आपसी लड़ाई के दौरान पुलिस और प्रधान के बीच तनातनी हुई और जिसके बाद पहले पुलिस ने प्रधान का कॉलर पकड़ा। इस पर लड़कों ने पुलिस की पिटाई कर दी। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर पहुंची। उन्होंने कई घरों को तोड़ा और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वहीं गोधरा गांव में भी अनुसूचित जाति के कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गली कूचे मकान। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। इस त्रासदी को 36 साल बीत गए, 15,000 लोगों की मौत हुई, 5 लाख से ज्यादा प्रभावित हुए। ये सरकारी आंकड़ा है। यूनियन कार्बाइड की जानलेवा गैस कई पीढ़ियों के लिए धीमा जहर बन गई। अब सरकार यहां करोड़ों खर्च कर मेमोरियल बनाएगी। देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार यूनियन कार्बाइड में फैला 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा हटाना चाहती है, यहां मेमोरियल बनाना चाहती है। गैस पीड़ितों का दावा है कि सरकार के गणित का ये कुल रासायनिक कचरे का बमुश्किल 0.5% हिस्सा है। उनका ये भी दावा है कि खुद आधिकारिक एजेंसियों को भूजल में 6 ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स मिले हैं, जो 100 साल से ज्यादा अपनी विषाक्तता को बनाए रखते हैं। ग्रीन पीस की रिपोर्ट में मिट्टी में पारे की मात्रा सुरक्षित स्तरों की तुलना में कई गुना अधिक पाई गई थी, जो दिमाग, फेफड़े और गुर्दे को नुकसान पहुंचाने के अलावा कैंसर कारक हैं। 17 वैज्ञानिक
वैज्ञानिक संस्थाओं में, जिसमें CPCB, नीरी, NGRI, CSC जैसे संस्थान शामिल है। उनका ये कहना है कि कारखाने के अंदर एक वेयर हाउस में 337 मीट्रिक टन है, पर उसके अलावा 21 जगहों पर कारखाने के अंदर जहरीला कचरा दबा हुआ है, जिसका आकलन आज तक नहीं हुआ है। फैक्ट्री के बाहर 32 एकड़ के सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड पर लगभग 1.7 लाख टन जहरीला कचरा, टॉक्सिक स्लज पड़ा हुआ है, जिसका आज तक आकलन नहीं हुआ है कि कितनी दूरी और कितनी गहराई तक ये है। 48 बस्तियां इस कचरे की वजह से प्रदूषित होती हैं और इस पे कोई बात नहीं होती कि कैसे इस कचरे को साफ किया जाए। उधर प्रशासन का दावा है कि फैक्ट्री की 87 एकड़ जमीन में से 30 एकड़ पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। 57 एकड़ में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है। परिसर में बने शेड में करीब 137 मीट्रिक टन कचरा बैग में भरा रखा हुआ है। सरकार का कहना है कि कचरे को हटाने के बाद यहाँ मेमोरियल बनेगा। करीब 370 करोड़ रुपए की DPR तैयार है। यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट, ओपन थिएटर, कम्युनिटी हॉल भी होगा। हिरोशिमा की तर्ज पर बनने वाले स्मारक को दुनिया भर में भोपाल मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। मेमोरियल वॉक में कारखाने से रिसाव, अफरा तफरी और रेस्क्यू की तस्वीरें दिखेंगी। किसी तथ्यों के विरोध के कारण ही सैकड़ों एकड़ जमीन जो कि गैस पीड़ितों को रोजगार दे सकती थी, वो खंडहर पड़ी हुई है। ये कहीं भी समझदारी नहीं है कि हम लगभग 36 से 40 साल बाद तक इसी बात का रोते रहें, और इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम गैस पीड़ितों को रोजगार देंगे। गैस पीड़ितों को के घरों में उजाला आए, ये हमारी नीति है। और इसलिए गैस पीड़ितों को यदि उस ज़मीन पर रोजगार देना है तो वहाँ पर एक मेमोरियल बनेगा। जो भी कचरा है उसका वैज्ञानिक रूप से निष्पादन होगा। 2010 में केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपया गैस राहत विभाग को गैस पीड़ितों के लिए दिया हुआ है। आज तक उस पैसे से एक भी गैस पीड़ित को कोई रोजगार नहीं मिला है। इससे सिर्फ एक ही को फायदा होना है, वो है डाउ केमिकल कंपनी को। डाउ केमिकल कंपनी चाहती है कि उसके ऊपर कोई लायबिलिटी ना आए और हमारी सरकारें पूरी तरह से उनके आगे नतमस्तक है। सरकार वैसे गैस पीड़ितों को लेकर कितनी संवेदनशील है, उसे गैस पीड़ित विधवाओं के इस प्रदर्शन से समझें कि 5 दफे हमारे कैमरे पर वायदे, इन्हें कल्याणी बहनें और खुद मुख्यमंत्री के ऐलान के 6 महीने बाद भी मात्र 1000 रुपए की पेंशन 18 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। जमीन पर खड़ा मेमोरियल दिख जाएगा, लेकिन जमीन के अंदर पड़ा जहरीला कचरा नहीं। और यही होता आया है, खासकर वोटों के बाजार में जो दिखता है वही बिकता है। सरकार सबूत मांगती है, पीड़ित अपने अनुभव बांटते हैं। पीड़ितों का ये भी कहना है कि एक अपराधी कंपनी को उसके जिम्मेदारियों से मुक्त करने की कोशिश है, ताकि मेमोरियल की नींव में उसके अपराध दब जाएं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। कोरोना काल में खस्ता आर्थिक हालात के बीच गरीब परिवारों के लिए स्कूल फीस भी भर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में तनातनी की स्थिति पैदा होती है। ऐसे समय में मलाड मालवणी के होली स्टार इंग्लिश स्कूल ने एक तरफा फीस माफी का ऐलान किया है। स्कूल में तकरीबन 1500 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 1000 बच्चों की फीस पूरी तरह से माफ कर दी गई है, जबकि 500 के करीब बच्चों की आंशिक फीस माफ हुई है। जो सरकारें और बड़े स्कूल नहीं कर पा रहे हैं, वो इस छोटे से स्कूल ने कर दिखाया। स्कूल के ट्रस्टी और हेडमास्टर हुसैन शेख का कहना है कि विद्यार्थी रहेंगे तो स्कूल रहेगा। कोई भी अच्छे काम के लिए बलिदान लगता है या सेक्रीफाइस लगता है, तो मुझे लगता है ये स्कूल ने बच्चों की मोहब्बत में किया हुआ है। और मैं इसको माफ़ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इसको कहूँगा हमने उनको सपोर्ट किया। तो लगभग हमने 1000 बच्चों को जो जिनको सपोर्ट किया है, उसकी तकरीबन कीमत हो जाती है, पैसा अगर हम फीस और सारी चीज़ को मिला लें तो तकरीबन 80 लाख रुपया हो जाता है। मालाड में मालवणी की झुग्गी बस्ती में होली स्टार इंग्लिश स्कूल तकरीबन 10 साल पुराना है। इमारत छोटी है, लेकिन लॉकडाउन लगने के पहले तक 1500 बच्चे पढ़ते थे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी थी, लेकिन आम आदमी की आमदनी बंद। कई बच्चे फीस नहीं दे पाए और कई बच्चों के पास फ़ोन नहीं, तो बस 250 की ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। ज़्यादातर ने स्कूल से नाम कटवाना शुरू कर दिया था कि अभी इधर पैसा भर के मैं कहाँ से भरूंगी, अभी तो घर ही इतनी मुसीबत से चल रहा है, तो मैं कैसे भरूंगी, एडजस्ट कैसे करके दूंगी। तो मैं सर से एक बार बात कर लेती हूँ, जाके क्या बोलते हैं देखती हूँ।
तो अभी तो बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है और वो कह रहे हैं कि फीस माफ कर दी जाएगी, फीस लेंगे ही नहीं। तो अब आप बच्ची को यहीं पढ़ाएंगे? हाँ पढ़ाऊंगी ना, क्यों नहीं पढ़ाऊंगी। यहाँ पे हम लोग मालूम में इतने साल से रहते हैं, हम लोग खुद यहाँ स्टडी किए, बट इतना कोई भी नहीं करता है जितना ये सर ने हमारे लिए किए और काफ़ी पेरेंट्सों के लिए किए। हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग के बच्चों का मतलब पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है, मतलब वापस से कि सर ने कहा है कि आप लोग पढ़ाइए, आप लोग बंद मत कीजिए पढ़ाई बच्चों की। जो सर ने हम लोग का सपोर्ट किए तो हमारी आधी टेंशन खत्म हो गई है। स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद हुसैन शेख के मुताबिक फीस माफ़ी का फैसला आसान नहीं है। इसके लिए उन्हें अपनी बेटी की मेडिकल पढ़ाई के लिए रखा एफडी भी तोड़ना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई न छूटे इसलिए स्कूल के शिक्षक भी आधे वेतन पर ही काम कर इस नेक काम में मदद कर रहे हैं। हुसैन शेख का स्कूल छोटा है लेकिन दिल बड़ा है। शहर में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, लेकिन इस कोरोना के संकट काल में भी फीस माफ़ी तो दूर, वो फीस में छूट देने के लिए भी तैयार नहीं है। जबकि आज के समय में ज़रूरत है सभी को अपना दिल बड़ा करके एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आने की। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर, नदी में सैलाब, धर्मशाला में बादल फटने से मची तबाही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां भारी बारिश से हालात बेहद खराब है। डोडा में अचानक आई बाढ़ में एक कार फंस गई। ये घटना कस्तीगढ़ गांव की है। अचानक तेज रफ्तार आया बाढ़ का पानी, सड़क पर बहने लगा। पानी के साथ कीचड़ भी था जिसमें कार फंस गई। राहत की बात ये रही कि कार में सवार सभी लोगों को बचा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बादल फटने से भारी तबाही मची है। धर्मशाला के पास पर्यटन स्थल भागसू में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई और अचानक आई बाढ़ से यहां का एक नाला नदी में तब्दील हो गया। कई गाड़ियां पानी में बहने लगी तो कई पूरी तरह से डूब गई। यहां होटलों और घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य में अगले 3 दिनों तक भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखते ही देखते ऊपर पहाड़ से आया सैलाब रास्ते में खड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के करीब मैक्लोडगंज के भागसू गांव की। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ऐसी भारी बारिश से भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। भूस्खलन से शिमला नेशनल हाईवे भी कई जगह ब्लॉक हो गया। कांगड़ा जिले का धर्मशाला सबसे ज्यादा प्रभावित दिखा। ऊपर भारी बारिश ढलान पर बसे गांव बाजारों पर आफत बनकर आई। कई जगह तो NDRF को मदद के लिए बुलाना पड़ा। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी भ्रांतियां और स्टोरीज चल रही हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ या फ्लैश फ्लड्स आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि रात भर से बहुत भारी बारिश हो रही थी तो एक नाला है जो ब्लॉक हो गया और उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया और पठानकोट मनाली हाईवे जो है वो अवरुद्ध है। कई जगह छोटे पहाड़ी नालों में पानी उफान पर है। कांगड़ा जिले के नगरोटा में 9 साल की एक बच्ची ऐसे ही पानी के एक धारे में बह गई। उसका अब तक पता नहीं चल पाया है। उसे खोजने की कोशिशें जारी हैं। उधर कांगड़ा के ही शाहपुर सब डिवीजन के ऊंचाई पर स्थित गांव बोह में भूस्खलन से कम 6 घरों के ढहने और 10 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसने की सूचना मिली। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर जो मांझी खड्ड में इतना फ्लड आया कि शमशान घाट के साथ लगती कूड़ बह गई। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में काफी तादाद में सैलानी भी पहुंचे हुए हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। पहले कोरोना संक्रमण बढ़ने का डर था और अब भारी बारिश भी लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। धर्मशाला के DC ने तो अपील जारी की है कि सैलानी अभी धर्मशाला न आए और जो आ गए हैं वो जहां हैं वहीं बने रहें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी भारी बारिश की आशंका जताई है। हिमाचल में अभी पिछले 24 घंटों में आपका लाइट टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी हुई है। मतलब पूरे प्रदेश भर में बारिश जारी है और अगले आज और कल मतलब 12-13 तारीख को कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का पूर्व अनुमान है। और आज हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात का जायजा लिया और पर्यटकों के नदियों नालों से दूर रहने की सलाह दी। लेकिन जो हालात हैं उसे देखते हुए सलाह नहीं बल्कि सख्ती की जरूरत है। फिलहाल कुछ समय के लिए राज्य में लोगों के आने की शर्तों को और कड़ा बनाया जाना चाहिए। धर्मशाला से अनूप धीमान के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।